मित्रों, नमस्कार। कभी पुण्य अरण्य और काला पानी के नाम से जाने जाने वाला पूर्णिया आज 6 लेन पे सवार विकास पथ पर सरपट दौड़ लगा रहा है। बैलगाड़ी से हिचकोले खाने वाली सड़कों पर अब फर्राटा भरते लग्जरी वाहन सफारी दौड़ रही है। जल्द ही यहाँ आने वाले दिनों में हवाई सफ़र की सेवा का भी शुरुआत होगी और यहाँ के लोग इस सेवा का लाभ भी पा सकेंगे। प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों में वर्णित तथ्यों के आधार पर इतिहासकारों ने इसकी स्थापना का वर्ष 1770 निर्धारित किया है, लेकिन जानकारों के अनुसार इसका अस्तित्व इससे भी पुराना है। सामरिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का शुरू से ही महत्व रहा है। पूर्व में पूर्णिया का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत रहा है। एक शोध के अनुसार जिला का एक समय 370 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला था तथा दार्जिलिंग न्यायिक परिक्षेत्र में आता था। बाद में शासन की सहूलियत के लिए अंग्रेजों से लेकर आज़ाद भारत के शासकों ने इसको खंडित किया। इसके बावजूद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटा होने के कारण इसका सामरिक महत्व बरकरार है। सामरिक महत्व को देखते हुए ही यहाँ सैन्य हवाई अड्डा स्थापित किया गया। अब लोगों के लिए हवाई सेवा भी यहाँ से शीघ्र ही शुरू होने वाली है। वहीं हिमालय और बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण इसकी आबो हवा भी इसे विशिष्ट स्थान दिलाती है। अनुकूल मौसम के कारण ही ये इलाका मिनी दार्जिलिंग के नाम से भी मशहूर है। पुण्य अरण्य आज शिक्षा और मेडिकल का हब भी बन चुका है। कई बड़े बड़े शिक्षा संस्थान आज यहाँ सीमांचल के साथ साथ दूसरे राज्यों के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए कई इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ हैं तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी प्रगति पे है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अलावा बिहार शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्य का स्थापना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उद्योग धंधे का भी विस्तार हो रहा है। वहीं गैस बॉटलिंग प्लांट, वाटर प्लांट, मक्का आधारित उद्योग, जूट उद्योग, हाल में ही इथानॉल प्लांट और कई लघु उद्योग यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। वियाडा क्षेत्र में भी औद्योगिक विस्तार जारी है। आने वाले समय में जिला विकास के हवाई सफर को भी तैयार है। पूर्णिया जिला के 251वें स्थापना दिवस पर पूर्णिया सहित कोसी, सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों द्वारा पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी बनाने की एक मांग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से की गई। ये ट्रेंड सुबह 9 बजे से शुरू होकर दिन भर चला। हैशटैग सब कैपिटल पूर्णिया नाम से चले ट्विटर कैंपेन में करीब 30,000 से अधिक ट्वीट किए गए। इसमें पूर्णिया और बिहार के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों सहित दुनिया के कई अन्य देशों में रह रहे अप्रवासी बिहारी शामिल हुए। देश के कई बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों का भी समर्थन इसे प्राप्त हुआ। लोगों द्वारा किए गए ट्वीट में पटना से दूरी को देखते हुए उप राजधानी सहित पूर्णिया में लंबित हवाई सेवा जल्द चालू करने, हाई कोर्ट बेंच, एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल, अच्छी रेल कनेक्टिविटी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पलायन रोकने, बनमनखी चीनी मिल की जमीन सहित अन्य जगहों में उद्योग की स्थापना एवं बाढ़ नियंत्रण की मांग की गई। आखिर ये उप राजधानी है क्या? उप राजधानी का इतिहास क्या है? भारतवर्ष में उप राजधानी कब और कहां और किन किन राज्यों के लिए बनी है? आइए डालते हैं इतिहास पर एक नज़र। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जगन रेड्डी ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे राज्यपाल हरिचंद्रन ने स्वीकार भी कर लिया। नई योजना के अनुसार विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल शहर क्रमशः कार्यकारी, विधायी और न्यायिक राजधानी होंगे। इनके बाद तमिलनाडु सरकार ने दूसरी राजधानी के विचार का प्रस्ताव दिया, जिसमें कई लोग मदुरै को यह सम्मान दिए जाने की मांग कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन के समय से ही चर्चा का विषय रहा। राज्य के अधिकारियों का मानना है कि इससे चेन्नई पर दबाव कम होगा और राज्य के दक्षिणी जिलों में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक से अधिक राजधानियां रखने का उद्देश्य क्या है? आंध्र प्रदेश के मामले में प्रस्तावित 3 शहर एक दूसरे से बहुत दूर है। कुर्नूल और विशाखापत्तनम के बीच में अमरावती के साथ 700 किलोमीटर की दूरी पे है। अधिकारियों का मानना है कि अलग अलग राजधानियां होने से विभिन्न और विविध चैनलों के माध्यम से आर्थिक विकास को फैलाने में मदद मिल सकती है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक से अधिक राजधानी के आसपास के शहरों और गांवों में विकास संबंधी कमियों को पाटने में मदद मिलती है। लेकिन ये भारत के लिए नया नहीं है।
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज को अपनी न्यायिक राजधानी और लखनऊ को प्रशासनिक राजधानी मानता है। विभिन्न शहरों में सरकार कई शाखाएं होने से उन क्षेत्रों को विकास में मदद मिल सकती है जो अन्यथा राजधानी से दूर हैं। दो राजधानियों आने वाले ऐसे राज्य हैं और इनके विविध कारण हैं। महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं, मुंबई और नागपुर। नागपुर राज्य की शीतकालीन राजधानी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को भाषाओं के आधार पर विभाजित किया है। मराठी भाषियों ने अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग की और अंततः बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया गया। 28 सितंबर 1953 को भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे नागपुर पैक्ट कहा गया था। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन बॉम्बे राज्य, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ से मराठी भाषी क्षेत्रों के साथ महाराष्ट्र का निर्माण हुआ जिसे मध्य प्रांत से लिया गया था। मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर होने के कारण विदर्भ के लोगों को संदेह था कि क्या उन्हें विकास और उचित उपचार दिया जाएगा। इसीलिए नागपुर को दूसरी राजधानी के रूप में तय किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान वहां विधानसभाएं आयोजित की जाएंगी और विदर्भ की आबादी के मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। वहीं अगर हम कर्नाटक को देखते हैं तो बेलागवी, जिसे पहले बेलगांव के नाम से जाना जाता था, उत्तरी कर्नाटक का एक शहर है। ये बेंगलुरु के बाद 10 लाख लोगों के साथ दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस शहर को कर्नाटक की दूसरी राजधानी माना जाता है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार बेलगावी और दूसरी राजधानी बनाने का कारण ये था कि ये शहर और उत्तरी कर्नाटक के अन्य हिस्सों के विकास के मामले में उपेक्षित किया गया था। लोगों ने महसूस किया कि हालांकि इस क्षेत्र की आबादी बढ़ रही है, लेकिन शहर के बुनियादी ढांचे में बहुत कम या कोई सुधार नहीं हुआ है। 2012 में एक सुवर्ण विधान शोध राज्य विधानमंडल भवन का निर्माण बेलगावी में किया गया था, जहां राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाते हैं। अब चलते हैं जम्मू और कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की भी दो राजधानियां रही हैं, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। हर साल मई से अक्टूबर तक सभी विधायी बैठकें श्रीनगर में होती है और नवंबर से अप्रैल तक वे जम्मू में हस्तांतरित हो जाती हैं, जो राज्य की शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में जम्मू और कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह द्वारा की गई थी और इस कदम के पीछे अलग अलग कारण हैं, रणनीतिक और साथ ही जलवायु। 1846 में एक बार अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जम्मू क्षेत्र साथ ही कश्मीर डोगरा साम्राज्य के अधीन आ गए, जो राजा का राजवंश था। कश्मीर के लोगों को खुश रखने के लिए श्रीनगर और जम्मू दोनों को राज्य की राजधानी बनाया गया और दोनों जगह पर 6 महीने तक विधानसभा होगी। दरबार की चाल का दूसरा कारण कठोर सर्दियां हैं, जो श्रीनगर को दुर्गम बनाती है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश को देखें तो इस पहाड़ी राज्य की एक और राजधानी है धर्मशाला और शिमला। वही धर्मशाला ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है और शिमला शीतकालीन, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है जिससे भूस्खलन होता है। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि धर्मशाला शहर दूसरी राज्य की राजधानी होगी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार सीएम का मानना था कि इसे राजधानी बनाने से राज्य के निचले इलाकों कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना जिलों में सुधार होगा। मित्रों, ये है भारतवर्ष में उपराजधानी बनने की कहानियाँ। पूर्णिया को भी उपराजधानी बनाने से इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मानना है।